1 साल डाला, 4 साल में डबल, 8 साल में दुगना 4 गुना, 12 साल में 8 गुना, 16 साल में 16 गुना, 20 साल में 32 गुना, 24 साल में 64 गुना। सर आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बोल्ड कॉल लेते हैं, ये हमको सोचना है कितने बड़े गड्ढे में हमको पैसा डालना है, कितने छोटे में डालना है। तो बाजार से अमीर बनाया जा सकता है? क्या इस बात में सच्चाई है या फिर ये एक मिथ है? मैंने खुद बनाया, सो मैं अपना बता सकता हूँ। आपके चश्मे से देखें तो कौन सा सेक्टर है, कौन सी थीम है जो आपको लगता है कि हाँ ये आउट परफॉर्म कर सकती है? लेकिन जो 12% का थंब रूल है सर बना हुआ है CAGR के हिसाब से, क्या ये 20% 22% में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? तो वो ग्रोथ हमारी जो मिस करेंगे, क्यों मिस करना चाहते हैं, सर क्वेश्चन है। मेरे को जवाब इसका आज तक मिला नहीं। मेरा फर्म बिलीव है वहीं पे पैसा बनेगा। नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं शरद टंडन साहब है, फाउंडर इन्वेस्ट एट ईज के। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन सर। धन्यवाद हर्ष। सर सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि जब मुझे पता चला आपका इंटरव्यू करना है तो मेरे मन में आया कि मैं क्या सवाल आपसे पहले पूछूं, तो दिल और दिमाग ने एक ही जवाब दिया कि एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछूं जो रिटेल निवेशक के हमेशा जहन में रहता है, और ये जो है एक इन्वेस्टिंग का पूरा एपी सेंटर है उसका। तो सर ये बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले कि ये जो जिस तरह की बातें चलती हैं मार्केट में कि भाई बाजार से पैसा बनाया जा सकता है, बाजार से अमीर बनाया जा सकता है, क्या इस बात में सच्चाई है या फिर ये एक मिथ है? हर्ष, ये पूर्णतः पॉसिबल है कि आप मार्केट से अमीर बन जाएं, लेकिन अमीर की लेवल आपको अपने आप डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरे जैसा मध्यम वर्गीय का परिवार, मेरे लिए शायद करोड़ रुपए अमीर का एक बेंचमार्क होगा। कोई अंबानी साहब हो, उनके लिए 10,000 करोड़ होगा। कोई हमसे भी नीचे के तबके का लोअर इनकम ग्रुप होगा, उसके लिए 10 लाख रुपए होगा। वो अपनी अपनी आपको एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि अमीर आप किसको कहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, अमीर मेरे हिसाब से ज़िंदगी में वो है जिसके खर्चे अपनी कमाई से पूरे हो रहे हैं और कुछ पैसा वो बचा रहा है जिससे उसके भविष्य सुरक्षित हो पाए। एक लेवल के बाद आपको खर्चे से 3 से 4 गुना आप कमा रहे हैं, आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा एंड मार्केट बना के देगा। मैंने खुद बनाया, सो मैं अपना बता सकता हूँ। मैं पहली जनरेशन का आदमी हूँ जो बॉम्बे आया। मैं तो पिताजी लखनऊ में थे एंड फादर इज़ फ्रॉम LIC, सो यू कैन अंडरस्टैंड मिडिल इनकम ग्रुप। माई ब्रदर स्टिल वर्क्स इन LIC। एंड जब मैं यहाँ 2005 में आया था तो मैं भी यही सपने लेके आया था, अमीर बनूँ। लेकिन अमीर बनने के लिए उंगली कोई नहीं पकड़ेगा, मेहनत आपको अपने आप करनी है। आपका दिमाग खोल के रखिए। बचपन में आपको घर में बताएंगे लोग कि जब कोई आपसे कहे ये हो सकता है तो उससे पूछो कैसे, कैसे वो बताए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप खुद एनालाइज करें, वो सही बता रहा है गलत कर रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव निकालें, तब आप गोल बना पाएंगे। वही अमीर कि ये रास्ते पे आपको लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी जो सोच है, जो एक्सपीरियंस है, उसको गहन अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके फाउंडेशन को समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, ICICI बैंक में, इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे बड़े बड़े संस्थानों में की लीडरशिप के तौर पर आपने यहाँ पर योगदान दिया है। और यहाँ तक कि अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसमें आपका 25 साल का तजुर्बा है, काफ़ी बड़ा तजुर्बा है सर। तो हमारे दर्शकों को बताइए सर, आपने शुरुआत कैसे करी और आप आगे किस तरीके से बढ़ते चले गए, और जब आप पूरी जर्नी को अपनी देखते हैं तो उसका निचोड़ क्या निकलता है जो हमारे दर्शकों के काम आए? हर्ष, मेरी शुरुआत बिल्कुल एकदम सामान्य रूप से हुई थी। मैं MBA करके निकला 96 में एंड सबके आंख में रंगीन सपने होते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग करेंगे MBA के कॉलेज में। मर्चेंट बैंकिंग में करने गए तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां बंद होने लगी 97-98 में। NBFC फियास्को आया, फिक्स प्राइस पब्लिक इशू आते थे, जैसे आज की तरह के बुक बिल्डिंग आते हैं, उस टाइम पे एक फिक्स कॉस्ट पे आते थे एंड प्रोसेस उतना स्ट्रीमलाइन नहीं था। 96 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखेंगे उसी का एक कंटिन्यूएशन था 2000 में, जो आपने हर्षद मेहता द स्कैम नेट सीरीज़ देखी जी। वो आउटकम वही था कि GSEC को ट्रांसफ़र होने में 1 से 2 महीना लगता था। उसके बीच का गेम था वर्किंग कैपिटल का। तो मैंने चालू किया, एक छोटी सी RPG ग्रुप की कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी, C8 फाइनेंशियल। 2 साल मैंने उसमें काम किया, सीखा प्राइमरी मार्केट में GSEC की रिटेलिंग कैसे करते हैं। उस टाइम पे कंप्यूटर वगैरह ख़रीदना लोगों के लिए ज़्यादा महंगा होता था, तो हम ऑफिस इक्विपमेंट फाइनेंस करते थे। कानपुर में मैं काम करता था, कानपुर में कई PF ट्रस्ट होते थे, उनको हम GSEC भी रिटेल करते थे। वहाँ से मेरे को मौका लगा कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड, जो आज की तारीख में आपके दर्शक जानते होंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के नाम से, उसमें मैंने ज्वाइन किया एंड
उत्तर प्रदेश उस टाइम पे कंबाइंड स्टेट था, यूपी उत्तरांचल जो आज का है एक कंबाइंड है, मैं उसको चलाता था। एंड हम धीमे धीमे करके 4 ब्रांचेस करके हमने किया। एंड इक्विटी में हमारा अच्छा उसमें मार्केट शेयर था। डेट में है कोठारी उतना नहीं करता था टिल द टाइम। सुरेश सोनी करके एक फंड को हमने हायर किया, जो बाद में सुंदरम इनकम बिल्डर चलाते थे, उसको हमने कोठारी पाने इनकम बिल्डर चलाया जी। वो 3 साढ़े 3 साल में मैंने नेटवर्क बनाया। उसके बाद मेरे को मौका मिला म्यूचुअल फंड में ही। प्रिंसिपल वॉज लुकिंग टू कम इन इनटू इंडिया विथ IDBI के साथ मिलके। तो IDBI प्रिंसिपल था, जो आज प्रिंसिपल फाइनेंशियल म्यूचुअल ग्रुप है उसका म्यूचुअल फंड। उसके लिए मैंने रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र गोवा सेटल किया। इस 2 चीज़ में फेज़ में यूपी और पूना में अंतर क्या था? कोठारी हमारा रिटेल इक्विटी फंड था, और जिन दर्शकों के लिए हम बात कर रहे हैं, और पूना एक मार्केट थी थोड़ी बड़ी, जिसमें कॉरपोरेट भी थे, फिनोलेक्स, बजाज ऑटो, बजाज एलियांस, अल्फा लेवल टाइप के, जिससे आपका ट्रेजरी इंटरेक्शन बढ़ा। तो मैंने डेट फंड वहाँ से सीखा जी। कि बॉन्ड के प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, YTM में क्या फ़र्क आएगा, ड्यूरेशन कैसे होता है। उस तजुर्बे को लेके मैं बॉम्बे आया 2005 में। ICICI बैंक ने मेरे को मौका दिया, और ICICI बैंक में हम SME के एक पार्ट थे। SME में हमने 1-2 प्रोडक्ट नए लॉन्च किए फॉरेक्स थ्रूपुट के बेसिस पे, जो आज भी कैश काउज हैं। I was part of those teams, and then I got an opportunity to head the western region for Stancy Priority. Okay. And उसने मेरी ज़िंदगी में एक दूसरा बदलाव किया कि उस टाइम पे एक म्यूचुअल फंड था, बेंचमार्क AMC होती थी, एंड उसका स्पेशलाइजेशन था इक्विटी लिंक नोट्स लाते थे, आर्टिफिशियल सिंथेटिक 5 ईयर 6 ईयर के FNO लाते थे थ्रू सिंगापुर डेस्क। सो मेरी क्यूरियोसिटी थी, एंड अगर आपके दर्शक ध्यान करेंगे उस टाइम पे 2005-7 के बीच में कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आए थे, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रही थी, PMS वाले भी बेच रहे थे कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट चला तो हम इतना रिटर्न देंगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है जी। वो आर्टिफिशियल FNO हम 5 साल 7 साल के प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड ये अंडरलाइंग एक मेजनाइन डेट होती है। वो क्यूरियोसिटी से मैंने वो प्रोडक्ट बनाना सीखा जी। एंड वो 3 साढ़े 3 साल में बेंचमार्क AMC के सहयोग से मैंने जो सीखा, उसके बाद मेरे को मौका मिला JM म्यूचुअल फंड में एज अ PMS सेट करना। तो हमने JM म्यूचुअल फंड, सो JM में एक NBFC में PMS लाइसेंस एक म्यूचुअल फंड में था, वो मैंने सेट किया था एज हेड ऑफ PMS देयर। एंड प्रीडोमिनेटली हमने इक्विटी लिंक नोट्स ही किए थे उसमें। यहाँ पे जैसे बॉम्बे में जो लोग रहते हैं वो देखेंगे तो ताज ब्लू डायमंड अभी बांद्रा में जो उस टाइम पे C-Rock होता था, ओके। उसके मेजराइन डेट पे हमने किया, SR स्टील की डेट पे किया, एंड वो अनुभव लेके मैं बाद में L&T PMS सेटअप किया। ठीक है। ये यात्रा मेरी थी म्यूचुअल फंड और बैंक्स में मिला के। इनसे मेरे को 3-4 चीज़ें सीखने को मिली कि पैसे से पैसा कब बन सकता है। आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो धैर्य होना चाहिए, और दूसरा आपको क्लैरिटी इन थिंकिंग थॉट, कि अगर मेरा ये पैसा 5 साल की बकेट है तो 5 के बजाय 6 साल हो जाए, लेकिन 5 के 4 साल ना हो। क्योंकि कई बार क्या हो गया, हम वो लॉक इन टाइप के प्रोडक्ट या लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लेंगे तो, और मार्केट उस टाइम पे नहीं चली, हमने जल्दी निकालना चाहा तो हम उल्टी मार पड़ेगी हमको। तो धैर्य और गोल प्लानिंग, ये 20 साल की जर्नी में मैंने सीखा जी। उसी को मैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए 2013 में अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई, जी। एंड वही चला रहा हूँ। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों को दी। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो आपने हमें बता दिया कि भाई कैसे मार्केट के जरिए अमीर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, इस पर आपने क्लैरिटी दी। दूसरा सर, जो ये एक और मिथ जो चला आता है कि भाई पैसे से पैसा सिर्फ अमीर लोग बना सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए गुंजाइश इसमें बहुत कम होती है। तो ये भी क्लैरिटी दीजिए, क्या पैसे से पैसा एक मिडिल क्लास के जरिए भी बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो फिर वो कैसे, उसकी कुंजी क्या है? सो मिडिल क्लास को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, हम किसको करें। अगर हम मान लें आज की तरह के मिडिल क्लास वो आदमी जिसके घर की आय से 3 से 5-7 लाख रुपए के बीच में है साल की, इंजीनियर में निकलता है 3-4 लाख रुपए की नौकरी मिली, मान लीजिए आज की तारीख में दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं या घर में 2-3 लोग कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए का खर्चा। सो उसका पहला दरकार तो क्या है, अपने घर के खर्चे पूरे करें। उसके बाद मेरा कहना है, पहला काम, जिस दिन आप नौकरी करें, आप ऐसा नहीं कर सकते सडनली एक घोड़े के ऊपर चढ़ें और घोड़ा सरपट दौड़े, वो नहीं कर पाएंगे। आपको पहले करना पड़ेगा एक डिफेंसिव वॉल, जो बचपन में हम लोग को सिखाया गया था ना, बेटा घर में किसी उधार नहीं मांगना, उसको बचाने के आज की तारीख तक एक ही तरकीब है कि पहले आप अपना डिफेंसिव वॉल बनाएं। पहला डिफेंसिव वॉल, जब आप नौकरी करें, अपना बिजनेस चालू करें, एक टर्म प्लान लें।
एक टर्म प्लान लें, क्यों? अपने लिए नहीं, आपके ऊपर जो आश्रित रहे, अगर आपको कुछ 19-20 हो गया तो उनकी स्थिति बदलेगी नहीं, जो आप चाहते हैं वही चलेगा। चले। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आज की तारीख में आयुष्मान भारत कर दिया, तो 5 लाख का कवर सबके पास है। लेकिन जिस दिन आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, आप अफोर्ड कर पाएँ, तो ये 10-15 लाख रुपए का एक हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर लें, चाहे इंडिविजुअल लें, डिपेंडिंग ऑन कैसे का। उसके बाद आपके निवेश की जर्नी चालू होती है। अब निवेश दो तरीके से इसके पहले भी चालू हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका ईपीएफ कट रहा है, वो आपके निवेश का हिस्सा है। जी। ईपीएफ जो कट रहा है, जिसके पास ऑप्शन हो, एनपीएस में एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो ले। फॉर्चुनेटली पिछले 2 महीने 2.5 महीने पहले गवर्नमेंट ने कहा आप 100% इक्विटी डाल सकते हैं, नहीं तो उसमें एज के हिसाब से परसेंटेज एलोकेशन था। जी। आप उसमें रखिए, एंड मैं कारण भी बताऊंगा क्यों रखिए। क्योंकि 25 साल का बच्चा कर रहा है, 60 साल तक चलेगा, उसका 30-35 साल का होराइजन है। 60 तक नहीं करेगा, 50-55 तक करेगा, 25-30 साल का होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। एंड हम आगे देखेंगे क्यों जरूरी है वो टाइम पीरियड। वो आपका एक बचत है। उसके बाद आपके पास जो खर्चे के बाद घर में पैसा बच रहा है, उससे आप स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट चालू करें। ये सामान्यतः आपने जो मार्केट में सुना होगा उससे बिल्कुल विपरीत है। तो आप अपनी भाषा में, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं उल्टी गंगा क्यों बहाना, बट मैं कह रहा हूँ बहाइए। एंड उसको आप ऐसे समझिए, जितने स्मॉल कैप आप जितने समय के लिए मार्केट में छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग करके देगा। हम डेटा के साथ देख सकते हैं। उसके बाद आपका जब 50% सेविंग का स्मॉल कैप जा रहा है, बाकी 50% में आप 25 से 30% एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाइए कि कल को 19-20 आपकी नौकरी में हो गया, आपके बिजनेस हो गया, तो आप उस शहर में रह के, उस जगह पे रह के 5-6 महीने खर्चा निकाल के ऑल्टरनेट खोज पाएँ। फिर आपकी जर्नी चालू हो जाए। ये आपका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू इन्वेस्टमेंट है। जी। जब तक आपके खर्चे नहीं पूरे हैं तब तक तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, उधार लेके तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। जी। तो ये आपने सर इस सवाल का जवाब आपने दिया, लेकिन क्योंकि मैं उसी सवाल पे आ रहा था, अभी आपने थोड़ी सी झलक दे दी स्मॉल कैप के ऊपर। हम लोग, मैं खुद जो है बिजनेस जर्नलिज्म कई सालों से करता आ रहा हूँ सर। हमें जो पढ़ाया गया, हमने जो पढ़ा, जो समझा, जो देखा, वो तमाम चीज़ें देखी कि आपको अपने निवेश का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो लार्ज कैप में डालना है और सबसे कम परसेंटेज जो है वो स्मॉल कैप में डालना है सर। लेकिन जब आपसे चर्चा हुई तो वही चीज़ निकल के आई कि आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं सर। और मेरा सवाल भी ये है कि सर आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बोल्ड कॉल लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं स्मॉल कैप में आप देखिए निवेश का 50%, सर छोटा मोटा नंबर नहीं है, 50% बहुत बड़ा नंबर है सर। तो वो किस आधार पे कह रहे हैं सर, किस लिहाज से कह रहे हैं आप, और उसके हिसाब की उसके लिए की स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए? ओके, सो आप देखिए, आपके आज की तारीख में अगर हम प्रोडक्ट देखें, अपने पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक ऑप्शन है एफडी रखने का, बैंक अकाउंट में रखा है, एफडी रखी है। उसके बाद आप डेट फंड डाल सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं डायरेक्ट, या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकते हैं। अब स्टॉक्स में आपके पास अलग अलग कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। इससे ज़्यादा एग्रेसिव होना है एक सेक्टोरल फंड ले सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन लेना है तो इक्विटी और डेट का एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। अभी आप थंब रूल रिटर्न देख लीजिए ना हिस्टोरिकली, बिकॉज आपने इतने दिन से अपना कार्य किया है अच्छी तरह से, आप देखेंगे तो रिटर्न इसी अनुपात में आएंगे। आपका डेट फंड आपको 7 से 8% का रिटर्न देगा। कभी एबनॉर्मल रिटर्न आ सकता है, जैसे उस दिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटा तो गिल्ड फंड ने सडनली एक एबनॉर्मल रिटर्न दिया होगा, या रघुराम राजन ने 2014 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, मार्केट वॉज थिंकिंग कि घटाएंगे तो सबका नेगेटिव रिटर्न आ गया। बिल्कुल 7-8% समानता आएगा। अब आप बैलेंस कैटेगरी में आइए। बैलेंस में 2 कैटेगरी हो गई आपके, बैलेंस एडवांटेज हो जिसमें कम रिस्क है। जो पुराने टाइम के लोग होंगे वो देखेंगे एमआईपी कैटेगरी होती थी, एमआईपी और एमआईपी प्लस, कि एक में 20% इक्विटी, एक में 40 से 50% इक्विटी हो सकती है, वो वाली कैटेगरी है। सो बैलेंस एडवांटेज में जाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म में 8 से 12% मिलेगा। पिछले साल भर का देखें 3 से 4% निकला है। इक्विटी चली नहीं, जो रिटर्न आया सब डेट की तरफ से है, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण, और तो कुछ उसमें बना नहीं। तो अगर अब मेरा पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज में 35% ही डेट है, मेरा अक्रूवल वहीं पे है, बाकी 35 इक्विटी ने बना के नहीं दिया, और एफएनओ जो कवर्ड कॉल है उसका एक थोड़ा मेरे पास रिटर्न आया होगा, वो 3-4%, 6% के आसपास का रिटर्न लमसम है लोगों का साल भर का। उसके बाद कैटेगरी एग्रेसिव बैलेंस इक्विटी, पिछले साल में तो शायद नेगेटिव ही दिया होगा या ±1%, बट लॉन्ग टर्म देखेंगे वो 12 से 13% रिटर्न देती है। अब लार्ज कैप का रिटर्न देख ले। अब लार्ज कैप के लिए हमारे पास सबसे बड़ा पैमाना क्या है मार्केट में, या तो BSE 30 देखेंगे या निफ्टी 50 देखेंगे। बिल्कुल आप दोनों में से कोई पैरामीटर उठा लें,
11 से लेके 12% एनुअलाइज रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, 20 से 25-30 साल के लिए। बिल्कुल सर। अगर आप रिटेल निवेशक की बात कर रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं आप 20 से 25 साल डालें, आपको एक प्रोडक्ट में 7 मिलेगा, एक में 12 मिला, तो आप किस में डालेंगे अभी तक? अगर आपको चूज करना हो तो इन दो में क्या चूज करें? ज़्यादा वाले में। आपको मालूम है ज़्यादा ले रहा हूँ तो कुछ रिस्क है। हाँ। अब इसके बाद कैटेगरी आती है मिड कैप। अगर सन 2000 से, यानी ये डेटा मैं बोल सकता हूँ, आज तक हम देखते हैं मार्केट। सो आई थिंक इफ़ आई गेट द नंबर्स राइट, BSE 30 कुछ 21,000 के आसपास रेट रहा होगा, आई थिंक 2013-14 के आसपास, जस्ट बिफोर मोदी केम टू पावर और समथिंग। एंड आज की तारीख में 84 है, तो 4 गुना बढ़ा उसी टाइम पीरियड में। सॉरी 2013 नहीं, 2000 somewhere in 2000 it was 21,000 and then 84, 4 times money, same time period। आपका मिड कैप BSE 6 से 7,000 के बीच में था, दैट हैज़ ग्रोन टू 48,000। स्मॉल कैप उतना लंबा पैमाना नहीं है, तो उसको एवरेज करके जो बेंचमार्क करके साइट्स दिखाती हैं, इट वाज क्लोजर टू 6,500-7,000 अगेन, बट दैट हैज़ ग्रोन टू 51,000 ऑन BSE। नाउ एक प्रोडक्ट ने उतने ही टाइम फ्रेम में 15 से 20 साल के बीच में आपको 4 गुना करके दिया, एक प्रोडक्ट ने आपको करके दिया 6 गुना, 7 गुना, एक ने करके दिया 8, सवा 8 गुना। अब ये वोलेटिलिटी है, आंसर यस, वोलेटाइल होगा, क्योंकि छोटी कंपनी के पास उतनी डीप पॉकेट्स नहीं होती कि कुछ मार्केट अगर खराब हो तो सस्टेन कर पाए, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल जाएगी, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, वोलेटाइल स्टॉक प्राइस रहेगा जी। लॉन्ग टर्म में। आपने देख लिया कि स्मॉल कैप कंपेयर टू मिड कैप थोड़ा ज़्यादा देगा, मिड कैप कंपेयर टू लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा देगा। अब अपने अपना रिस्क के बकेट के हिसाब से आप कितना परसेंटेज कहाँ डालेंगे वो आपको डिसाइड करना है जी। लेकिन मेरा थंब रूल इसलिए 50% इन मिड कैप, स्मॉल कैप, एटलीस्ट आई एम सेइंग एटलीस्ट, बिकॉज जी। अगर मेरे को खाली इन्फ्लेशन के बार बनाना है, आप और मैं ब्रेड अंडा सब्जी खरीदते हैं, वो 8 से 10% का उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो अगर मेरे को 12% बनाना है, मैं जिंदगी में कभी भी वो गरीबी रेखा के ऊपर आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी कमाई तो हमेशा कम है जी। आपकी तारीख में कॉर्पोरेट लाइफ में इंक्रीमेंट कितना आएगा? 5, 7, 8%। जी। आप नौकरी बदलेंगे, उसका एवरेज भी कर लें, 10% से ऊपर तो आएगा नहीं लॉन्ग टर्म में। जी। गवर्नमेंट जॉब है तो 10% से ऊपर DA नहीं बढ़ता है। बिजनेस वाला ही एक आदमी ऐसा बोल सकता है कि बॉस मेरा ग्रोथ कैन बी एबनॉर्मल, बट नॉर्मली 8 से 10% की कमाई है। अगर मैं उतना ही अपना खर्चा बढ़ा रहा हूँ तो कभी भी मैं गरीबी रेखा के या जिस लेवल पे हूँ उसके ऊपर नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, कुछ तो रिस्क लेना है जी। तो लार्ज कैप लेना है। अब इसके ऊपर जाना है, वही हमारा एस्पिरेशन है जी, तो हमको मिड कैप जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा रिस्क लेना है स्मॉल कैप। ठीक है। लेकिन इन सब के पीछे एक थंब रूल है कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस 6 से 12 महीने के खर्चे का आपके पास या तो बैंक में रहना चाहिए या बैलेंस फंड में रहना चाहिए, जिससे आप कभी खराब स्थिति में निकाल पाएँ। बिल्कुल सर, ये चीज़ जो बैलेंस फंड की है बहुत इंपॉर्टेंट है और दर्शकों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन सर जो अभी लगातार हम लोग बात करते हैं, चर्चा में भी रोज़ इधर से उधर जो दोस्तों के साथ भी चर्चा होती है, वहाँ पे एक बात निकल के आती है, वो कहते हैं यार चल म्यूचुअल फंड में डालते हैं, FD से तो ज़्यादा रिटर्न तेरा बन ही जाएगा। लेकिन जो 12% का थंब रूल है सर बना हुआ है CAGR के हिसाब से, क्या ये 20%, 22% में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? 12% हिस्टोरिकली जो लोग बात करते हैं, मेरे अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ उसको कैलकुलेशन कैसे किया गया जी। GDP, क्योंकि 90 के दशक के पहले तो GDP ग्रो हो नहीं रही थी जी, प्लस इन्फ्लेशन प्लस 3-4% रिटर्न, ये मिला के 10 से 12-13% रिटर्न आ रहा था। अगर यही फॉर्मूला को आज की तारीख में GDP प्लस इन्फ्लेशन है, यही 13-14% है। अगर मेरे को रिस्क प्रीमियम नहीं बनेगा तो मैं मार्केट में क्यों डालूंगा? बिल्कुल। फिर तो मैं शांति से रहूंगा, बॉन्ड में डाल के मेरे को रिटर्न तो उतना ही आ जाएगा। जी। एक उसको देखने का नज़रिया ये है। दूसरा नज़रिया अगर आप देखें, हमको 0 से $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होने में शायद 50-60 साल लगे, 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन होने में 7-8 साल और लगे, लेकिन इस साल 3 से 4 होने में, एंड माई अजम्पशन इज नंबर्स विल कम इन मार्च एंड सो जून तक आएंगे, वी शुड बी क्रॉसिंग 4 ट्रिलियन इकॉनमी, प्लस माइनस वी कैन बी हियर एंड देयर। सो ये जो है पिछले 2-3 साल में हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन, वी कैन डिबेट 2030 में होगा, 2032 में होगा, वो वी कैन डिबेट। अगर मार्केट का डायरेक्शन आपका GDP ग्रोथ का ऊपर है, पॉजिटिव है, इट की विल बी वोलेटिल, टैरिफ वॉर होगा, पाकिस्तान हुआ, चाइना गलवान एपिसोड हुआ, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहेगी। तो मार्केट को आप ECG की तरह ट्रीट करें। जिस दिन मार्केट
फ्लैट लाइन हो गई ना, हम्म, उस दिन मार्केट खत्म है। ईसीजी की तरह की जब फ्लैट लाइन है तो आदमी खत्म है। अभी अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा? हर्ष की एक कंपनी थी, मान लीजिए हर्ष एचयूएल टाइप की एक कंपनी चला रहे थे, तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप को 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, समय लगता है। बिकॉज बेस इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन शरद टंडन ने एक कंपनी 5 साल पहले चालू की, उसका खाली 1000 करोड़ भी नहीं था या 100 करोड़ था। 100 से 200 जाना आसान है। तो ये जीडीपी की जर्नी अपनी होने वाली है, ये उन कंपनियों की लिस्टिंग से होगी या फंक्शनिंग से होगी जो आज की तारीख में पब्लिक नहीं है। जी एग्रीकल्चर कुछ लिस्ट होगा, कुछ डिफेंस कंपनी लिस्ट होंगे, कुछ आईटी सर्विसेज लिस्ट होंगी, जी कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग होंगी, कुछ रेयर अर्थ मेटल्स आएंगे, वो लिस्ट होंगे। जी तीसरी चीज़ है आज की तारीख में, चाइना एपिसोड है, हर आदमी कहता है भाई डिफेंस इज़ वेरी बिग सेक्टर। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी ज्ञानी आते हैं सबके साथ है, एंड मेरे को कोई आंसर आज तक मिला नहीं। आप दे पाए तो अच्छी बात है। जी अगर मेरे को डिफेंस सेक्टर खेलना है तो मेरे को जो ऑप्शन है, HL हो चाहे BDL हो चाहे BEL हो, ये मिड एंड स्मॉल कैप में ही मिलेंगी। जी मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रहा कि जेन, अस्त्रा माइक्रोसिस्टम, ये तो माइक्रो कैप में आ जाएगा। माइक्रो कैप में आ जाएंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे पैसा नहीं डालूंगा और ये सेक्टर अच्छा करेगा तो मैं इसको तो छोड़ रहा हूँ। हाँ एंड अगर आप एम्फी का डेटा देख लें, करीब 31 सेक्टर्स ऐसे हैं उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से जिनका प्रेजेंस मोर देन 60% इज ओनली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, एंड देयर आर अराउंड सम 16-17 सेक्टर्स विच आर 100% प्रेजेंट इन स्मॉल कैप, सो देयर इज 0 प्रेजेंट इन मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप। तो अगर आप उतना बड़ा मार्केट का एक तबका छोड़ दें तो रिटर्न कैसे बनाएंगे? तो मेरा कन्विक्शन इज कमिंग फ्रॉम देयर। दूसरा क्या है, आज की तारीख में इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या है? एवरीवन, अभी आप रिसेंटली जितने भी देखेंगे, जितने भी ग्लोबल गुरु भी आए इंडिया में, सब ने बोला इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। हमको समझना ना, जब वो बोलते हैं स्वीट स्पॉट तो क्या मतलब है? डेमोग्राफिकली अगर आप देखें, हमारी एवरेज एज आज की तारीख में 27-28 साल के आसपास है। 2040-45 के आसपास शायद 40 साल होगी। ये 10-12 साल तो कमाने का एक पीरियड होता है, हर आदमी कमाता है। जी दूसरा बदलाव क्या है, आज की तारीख में 10 में से 8 घरों में डबल इनकम फैमिली है। पहले ये प्रोपोर्शन उल्टा होता था, 10 में से 1-2 होते थे। जी तो पर फैमिली इनकम इज ग्रोइंग अप। एक बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे, एंड मैंने किसी तो प्रोग्राम में उसको कोट भी किया था, एंगल्स साहब थे, 19वीं दशक में थे, शताब्दी में थे। तो उनका कहना था, एंड विच इज सिमिलर टू व्हाट आपने अपना MBA में अगर पढ़ा होगा, तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, वही फिजियोलॉजिकल नीड होगी तो फिर आप एस्पिरेशनल नीड पे जाओगे। तो एंगल साहब ने बहुत ही ज़मीनी तरीके से बताया कि भैया एक लिमिट तक जब खर्चा होता है तो आदमी पहले अपना पेट भरता है। फूड योर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस ऑन फूड इज हायर व्हेन योर इनकम इज लो। सेकेंड लेवल इज एक, वो पूरा होने के बाद आपका खर्चा आता है एजुकेशन, फिर मेडिकल, फिर आता है एस्पिरेशनल खर्चा। सिंपल है। आज की तरह हम और आप अपनी ज़िंदगी देखें तो हमने पहले क्या किया, हम घर अपना छोड़ के दूसरे शहर में आए तो हमने खाने पीने और घर का जुगाड़ किया कि किराए पे रह लें, खाना पीना कर लें। पहले अपने हाथ से बनाते थे, जब तनख्वाह बढ़ गई तो शायद मेड लगा ली, कुछ स्विगी से मंगाने लगे, जोमेटो से मंगाने लगे। उसके बाद हमने सोचा कि अब जाके हमको फॉरेन ट्रैवल करना है, ये एस्पिरेशनल, गाड़ी खरीदनी है। सो दीज आर थिंग्स विच विल फॉल इन प्लेस। अगर ये हो रहा है तो कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, डबल इनकम फैमिली होगी तो आपका वाइट जूस का कंजम्पशन बढ़ेगा। पहले हमारे घर में एक एसी होता था, शायद एक कूलर होता था, अब हर कमरे में एसी चाहिए हमको, हर कमरे में टीवी चाहिए। मोबाइल तो हम ऐसे बदलते हैं जैसे शायद अपने स्कूल के बस्ते बदलते थे। बिल्कुल सही। नया मॉडल आया तो उसको कुछ बदले ना बदले हम खरीदना है। तो ये तो कहीं नहीं गया, डेटा चलेगा, पावर कंजम्पशन है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास खर्चा करने की काबिलियत, अगर नहीं होता तो मैं मोमबत्ती में काम चला रहा या सोचता 2 घंटा चलाऊँ 2 घंटा ना चलाऊँ। अगर ये सब होना है तो इस तरह की मूलभूत कंपनियां जो भविष्य में लिस्ट होंगी वो कहाँ पे आएंगी? वो स्मॉल एंड मिड कैप में आएंगे सर। कोई ऐसा तो होगा नहीं, मतलब से नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, बट रिलायंस बैक्ड कंपनी भी जियो फाइनेंशियल आई, वो Day 1 तो लार्ज कैप नहीं बनी, नहीं बिल्कुल, उसको भी 6 महीना लगा। तो हम और आप कोई कंपनी लेंगे तो हमको कम से कम 2 साल तो लगेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो वो ग्रोथ हमारी जो मिस करेंगे, क्यों मिस करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन है। मेरे को जवाब इसका आज तक मिला नहीं। मेरा फर्म बिलीव है वहीं पे पैसा बनेगा। जी
आपने ये तो बता दिया सर, लेकिन अब जब आप बात करते हैं कंपनी की लिस्टिंग की, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था सर, और मुझे लगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं यहाँ पर, और बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के आईपीओ हमने देखे हैं, लगातार आईपीओ की बाढ़ ही कहें कि बैक टू बैक आईपीओ आए यहाँ पर, और उसमें एक चीज़ देखने को मिली, जो उसमें ये देखने को मिला कि कंपनी काफ़ी समय से लॉस मेकिंग थी, लेकिन जब आईपीओ आया उसके 1 साल पहले से कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई दिखी सर। तो ये कैलकुलेशन, ये वैल्यूएशन की जो पूरी कहानी हो रही है सर, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? वैल्यूएशन की कहानी तो मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जी मर्चेंट बैंकर है, उसको एक स्टोरी बेचनी है जी। वो प्राइस पॉइंट लेकर आता है, उसने प्रमोटर कमिट किया इस पे करेंगे। जी हम और आप पैसा लगा रहे हैं, जी ये हमको सोचना है कितने बड़े गड्ढे में हमको पैसा डालना है, कितने छोटे में डालना है, कि हम फांद पाएंगे कि नहीं फांद पाएंगे। मतलब गड्ढा है छोटा और बड़ा, क्योंकि आपने खुद बोला अभी बड़ा गड्ढा या छोटा गड्ढा सर? सो स्टॉक मार्केट में गड्ढा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊंच नीच आएगा ही आएगा जी। वो स्टॉक मार्केट खाली रनवे की तरह तो नहीं चलेगी। ठीक है। लेकिन हम मेरे 25-30 साल के अनुभव में जो एक रेड फ्लैग्स आते हैं, जी जिस दिन भी आपका टैक्सी वाला, आपका ऑटो वाला बात करने लगे सर उस आईपीओ में पैसा डाल के पैसा बना, रेड फ्लैग है। आई मीन सिमिलर, अगर आप रियल एस्टेट भी देखेंगे वैसा ही है। जहाँ पे हर पान वाले की दुकान के बगल में आपको एक रियल एस्टेट ब्रोकर दिखे, मतलब आपको लग जाता है ये रियल एस्टेट प्राइस में आर्टिफिशियल बबल है, सो इट्स अ रेड फ्लैग। दूसरा है, कई बार क्या होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको अपने कंट्रोल करना है। हो सकता है हर्ष ने 2 पैसा ज़्यादा बना लेगा, लेकिन जब कंपनी लिस्ट होगी, फुल ट्रांसपेरेंसी से बैलेंस शीट निकलेगी, हम पढ़ने में उतने ही व्यस्त हो जाएंगे, हमारे से 4 आदमी और पढ़ रहे होंगे। जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई है तब तक तो सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कई छुपी होंगी, एंड कई बार आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद भी इंक्वायरी हो रही है, फिर पेनल्टी लग रही है जी। तब तक। लेकिन हमारे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तो खो चुका है, और वो करना है तो आपको रिस्क कैपिटाइट, अपने रिस्क कैपिटल एक निकाल के रखना है। 100 रुपये में से 2 रुपये आपको खेलना है, वहाँ पे खेलिए, अनलेस एंटिल, एंड आप आज की तारीख में थंब रूल, जो क्यों आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो 100 आईपीओ अगर पिछले साल भर में आए हैं, उनमें से ज़्यादातर तो लिस्टिंग के बाद नीचे ही गए होंगे, बहुत कम ही ऊपर हैं। बिल्कुल सर। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे, क्योंकि आप 25 साल का तजुर्बा लेके बैठे हैं इस वक्त, तो आपका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, और जब आप फंड के लिए कोई स्टॉक को चुनते हैं तो किस पैरामीटर पे, किस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं? सो इसका आंसर देना थोड़ा तकलीफ में है, बिकॉज मेरे को भी नहीं मालूम मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हूँ कि ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। जी। सो मेरा बच्चा बोलता है मेरे को, तुम मौका परस्त इन्वेस्टर हो। मैंने उसका कहना बहुत सिंपल है, अगर मेरे को लग रहा है आज की तारीख में ग्रोथ कंपनीज अच्छा करेंगे तो मैं ग्रोथ कंपनीज की तरफ भागूंगा, विच इज़ हाई ग्रोइंग कंपनीज। उनका वैल्यूएशन शायद मेरे को 1-2 पी ज़्यादा देना पड़ेगा, दूंगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप उसके पीछे नहीं जाओगे तो वैसे भी मिस कर रहे हो। बट ये नहीं है कि वो ग्रोथ कंपनी है तो मैं 100 का पी दे रहा हूँ, 150 का पी दे रहा हूँ, वो तो आपका जी बेवकूफ़ी की हरकतें हैं। कॉन्ट्रा कभी कह लें, लास्ट ईयर मेरे को याद है, मैं आई थिंक अभी वी आर इन दिसंबर, लास्ट ईयर अगस्त, वन ऑफ द सेल सेट ऑफ अ फंड हाउस वो सिटिंग, एंड वो फंड हाउस ने कॉल दिया था आईटी पे बहुत बुलिश है। अच्छा। एंड मैं उसी टाइम पे अपना कॉग्निजन की एज हेड ऑफ बीएफएसआई पोजीशन रिजाइन करके अलग था, तो मेरे को आईटी इंडस्ट्री के अंदर बाहर मालूम था उस टाइम पे क्या हो रहा है, किस तरह कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर रहे हैं किस प्राइस पॉइंट पे हो रही है, एंड आपका सर्किल वही है। तो मैंने उसको वही टेबल पे बोला कि अगला 3-4 क्वार्टर नहीं चलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी पिछले साल भी आपका जो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट था वे आर डूइंग एट अ लेसर मार्जिन। सो टॉप लाइन आपको दिख रहा है मार्जिन कम है, स्टॉक मार्केट आपको मार्जिन पे और अंडरलाइंग फंडामेंटल वैल्यू पे ही चलेगा। थोड़े दिन के लिए एबनॉर्मल फ्लफ आ सकता है, बट अदरवाइज इट विल रिमेन देयर। वो आज की तारीख में वो है, आज की तारीख में लेकिन कोई मेरे से बोलेगा एआई के लिए इंडिया पीछे छूट गया है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लोग इतिहास भूल जाते हैं। इंडिया की आईटी कंपनी की ग्रोथ 2000 में नहीं आई थी जी। इंडिया की आईटी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस सबकी ग्रोथ जो आई थी 2003-4 से लेकर 2008 तक आई थी, क्योंकि हम सर्विसेज कंपनीज हैं जी। हमारे से कोई प्रोडक्ट ओनरशिप नहीं है। सर बिल्कुल। कोई एआई मॉडलिंग बनाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएगा, हम उसको कैसे यूटिलाइज करके फार एफिशिएंटली डिलीवर कर पाएँ वो हमारी काबिलियत है।
So that time is still say 1 year, 2 years down the line. Now the deals are getting signed. When they will get implemented, that will play off. So Indian IT companies will still be better. But my sense is mid-tier companies will do better because they are nimble-footed. Matlab, I think Amazon had this principle and they still will have. If you have to fail, fail fast. अगर आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना है और मालूम है इसमें श्योर शॉट नहीं है तो जल्दी करो, जिससे अगर वो गलत हो गया तो उसको आप यू कैन कट योर लॉसेस. सो मिड टियर कंपनीज एंड स्मॉल टियर कंपनीज आर बेटर इक्विप्ड फॉर दैट. सो एक तो क्वेश्चन ये. दूसरा, मैं कैसे फंड्स चूज करता हूँ. मेरे लिए तो मेगा ट्रेंड्स हैं. आई एम फंडामेंटली इंडिया में पिछले 10-12 साल में जिसने पैसा बनाया, बुलिश इज द स्टोरी ऑफ इंडिया. यू कांट इग्नोर इंडिया. वी आर करेंटली 4th लार्जेस्ट. टुमारो यू कैन डिबेट हम 3rd लार्जेस्ट 2 साल में होंगे, 4 साल में, 5 साल में होंगे. बट ट्रेजेक्ट्री इज अपवर्ड. एंड अगर अपवर्ड है, so more and more other market players from outside will start doing business with India. We probably, for in today's fiasco also, only country standing to US. And we have not done anything wrong. FDI ने तो पूरा पैसा, FPI जितना निकल गया है, पूरा ही निकल गया है प्रैक्टिकली. और स्मॉल और मिड कैप में गोरों के पास पैसा नहीं बेचने के लिए. वो तो पी का एग्जिट हो रहा वही है. उनका जो होल्डिंग है आपका MSCI इंडेक्स लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो अगर बेचने भी आएंगे तो वही बेचने आएंगे. अब जैसे कल फेड का इवेंट हुआ, वेयर दे आर प्रिंटिंग मोर मनी. माई सेंस इज आई एम ऑफ द कैंप, एंड आई कैन टोटली बी रॉन्ग बिकॉज आई स्टिल हैव टू look at the nuances on it, how it is coming and what printing money they are doing. Basically they are printing money. कि instead of money flowing to India, which a lot of people are believing, it will remain in America because cheaper money there will also take the markets higher. इस तरह के ट्रेंड आपको पड़ेंगे. कंजम्पशन पकड़ना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ना पड़ेगा, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, विच आर सेक्टर्स टू ग्रो. एंड ये फंडामेंटल ट्रेंड देख के आप डाल सकते हैं पैसा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पोर्टफोलियो हैज़ व्हाट. अदरवाइज सेक्टोरल फंड से खेल सकते हैं. जी. अच्छा, क्योंकि सर आप जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया आईटी को लेकर यहाँ पर, वो आपकी कौन सी कॉन्ट्रा बैट रही थी, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके, जो आपको लगा कि अब तक की सबसे बेहतरीन आपने एक स्टेप उठाया हो? सो आई थिंक 2 साल पहले पहला सेल कॉल ऑन स्मॉल कैप हैड कम फ्रॉम वन ऑफ द लार्ज इंस्टीट्यूशंस, एंड वी टुक अ कॉन्शियस कॉल. देन ऑल्सो वी फाउंड विद द सेम लॉजिक, ये स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म. Net to net, last 2.5 years, small cap still will be better off than the large cap and mid cap. Though in last say 11-12 months, plus minus 1 or 2% होंगे, but point to point say September 2024 was peak of Nifty. Today we are at the same level. So small cap might be minus by 0.2, 0.3, but most of the investors, especially retail, they run into SIPs or they do a stagger investment. तो जब हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की बात करते हैं, वी नीड टू बी कीपिंग इन माइंड कि मैं और आप जैसे आदमी तो SIP चला रहे हैं. मेरे लिए जितना मार्केट वोलेटाइल है उतना ही रिटर्न ज़्यादा बनेगा. तो मेरा रिटर्न आप लमसम डालने वाले से रिटर्न टोटली डिफरेंट हो सकता है. एक सर अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात कीजिए, जो उनका जो AUM है म्यूचुअल फंड का 1 लाख करोड़ के पार निकल गया. आपको लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी भी देखिए सिल्वर में, गोल्ड में एक तरीके की तेज़ी, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और आगे के लिए भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो कहती हैं कि संभावना है इसमें आगे. आपका क्या मानना है कि जो अगर हम डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या यहाँ पर इसका हिस्सा रखना मैंडेटरी है आज के दौर में? मैं मैंडेटरी तो नहीं बनूंगा. अपने हर आदमी को, अपने इन्वेस्टर्स को ये सोचना पड़ेगा. आज से 25 साल पहले अगर आप बोलते हिंदुस्तान में गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना था, मैं मना कर देता. क्योंकि हमारे आपके परिवार में सोना अपने आप ही एक्यूमुलेटेड रहता है. हम बेच कभी नहीं पाते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड रहता है. बट आज की जनरेशन जो मेरे बच्चे टाइप का जेनजी 2000 के बाद वाले जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि दे डोंट वांट टू बाय गोल्ड. दे प्रॉब्ली आर कंफर्टेबल ऑन आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल गोल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. बट सिल्वर और गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ रहा है. विल दैट कंटिन्यू ग्रोइंग? आंसर इज यस. पिछले साल भर का रिटर्न जो है उतनी तेज़ी से बढ़ेगा मेरे को नहीं लगता. इट विल टेपर डाउन टू सम एक्सटेंट, बट प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं. जब तक डॉलर का एक ऑल्टरनेट हम खोज रहे हैं, गोल्ड है, इंडस्ट्रियल यूज़ है तो सिल्वर है. सर मेरा अगला सवाल ये है कि निवेशक जो होते हैं कि कई बार तमाम तरह के, हम लोग अपने शो के दौरान भी दर्शकों को बताते हैं कि इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए, लेकिन जब आप बताएंगे तो उसका प्रभाव कुछ और तरीके से पड़ता है. अमूमन निवेशक क्या गलती करते हैं और उस गलती को सुधारने का क्या तरीका हो सकता है, उससे कैसे बचा जाए? निवेशक की एक ही गलती है कि हर्ष ने आके बोला
के कॉफ़ी टेबल पे कि भाई मैंने पैसा इस स्टॉक इस सेगमेंट में बनाया, तो शरद टंडन गए दौड़ते दौड़ते कि बॉस आई हैव मिस्ड आउट, तो मैं भी यहीं डालूंगा। भाई हर्ष ने पैसा बना लिया है, वो तो स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब मेरे लिए क्या गोइंग फॉरवर्ड वाले ट्रेंड है, हम रियर व्यू मिलर जिसको व्यू बोलते हैं वो नहीं करना है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग देखना चाहिए। दूसरा क्या है, सबकी रिस्क एपेटाइट अपने आप आपको खुद ही डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए थंब रूल्स हैं कि जिस दिन आपका मैंने किया था, अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं क्राइटेरिया मेरे हैं, इनकम आपके खर्चे के 3 गुना हो गई, उसके बाद से आपकी सेविंग्स की यात्रा है इन्वेस्टमेंट की, एंड पोर्टफोलियो बदलता जाएगा, तो क्राइटेरिया वो है। गलती दूसरी क्या है कि एनएवी देख के इन्वेस्ट ना करें। आपका लास्ट 2 साल में एक एग्जांपल देता हूं, मोमेंटम फंड्स आए थे, वो आपका मार्केट का एक बहाव है, उसको देख के आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, आपका कोर पोर्टफोलियो कैन बी ओनली ऑन बेस्ड ऑन मेगा ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लॉजिक्स, इट कैन नॉट बी ऑन एनी फैड। वो मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको दूध च्यवनप्राश खाना ही है, आप कोल्ड ड्रिंक से नहीं बढ़ा पाओगे। कोल्ड ड्रिंक आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगी, वो मोमेंटम प्ले वो करेंगे, बट कोर टर्म पोर्टफोलियो यहीं बनेगा। सर क्योंकि पिछले कुछ समय हमने देखा कि दुनिया भर के बाज़ारों में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन भारतीय बाज़ार जो है इसे छूते रहे यहाँ पर। और ऐसे में एक इस तरीके के इन्वेस्टर्स की जो चर्चा निकल कर आई, वो निकल के आई कि क्यों ना ग्लोबल फंड्स में पैसा डाला जाए यहाँ पर। बहुत सारे हमने देखा कि जो ग्लोबल फंड्स हैं उसमें बहुत अच्छे रिटर्न बने। एआई रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी फंड्स थे उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आया यहाँ पे, खासतौर पे यूएस फंड की बात करते हैं जब हम जो मैग्नीफाइंड 7 जिनको कहा जाता है यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, भले ही वो शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट हिसाब से भी हो, क्या हमको ग्लोबल फंड्स की तरफ देखना चाहिए, या फिर भारत की जो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट कही जाती है हमेशा वहीं पे फोकस करना चाहिए? आपके निवेशों के लिए, दर्शकों के लिए एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ, एंड वर्ड ऑफ कॉशन है, जब भी आप ग्लोबल फंड्स का रिटर्न देखें खाली एनएवी से नहीं देखें। बिकॉज होता क्या है, देखिए आपने रुपए में इन्वेस्ट किया और कोई भी ग्लोबल फंड है वो ले उसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में लेके जा रहा है, सो यू आर रनिंग अ करेंसी रिस्क वाइस वर्सा ऑल्सो। डज इट नीड टू बी पार्ट ऑफ एलोकेशन? आंसर यस, 5 से 10% आप रखिए, स्पेशली आज की मार्केट में, बिकॉज ग्लोबल इकॉनमी इंटरलिंक्ड है। इज इट mandatory for everyone? Answer is no. You will make more returns in India without any currency risk, unless until you are looking to settle abroad, you are sending kids abroad for some education and things like business which you have, then you should not worry and you should be in India predominantly, but not more than 5-10% in global funds. सर हमेशा एनपीएस की जब बात आती है तो कहा जाता है कि इससे बेहतर रिटर्न तो और दूसरे विकल्प दे देंगे, और मैं आपसे जब चर्चा कर रहा हूँ और लगातार आपसे बात हो रही है तो ऐसे में आप जो एनपीएस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं यहाँ पर। हमारे दर्शकों को समझाइए सर, एनपीएस क्या सही मायनों में इतना इम्पॉर्टेंट है? और ख़ास तौर पे जैसे जब एज आपकी बढ़ती है, 40 साल आप पहुँचते हैं या उसके आगे पहुँचते हैं, तो एक मन में ख्याल आता है कि हाँ, जो लोग मतलब पेंशन के हिसाब से उस नज़रिए से देखते हैं, उस हिसाब से रणनीति किस लिहाज से बेहतर होती है एनपीएस में? सो आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, एनपीएस क्या करता है। देखिए आज की तारीख में सामान्यतः सभी इंसानों की एक प्रवृत्ति है कि अगर आप उससे बोल दो 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करो, वो कागज़ पे तो बोल के जाएगा करेंगे, लेकिन 5वें साल पे अगर मार्केट 20% टूट गई तो निकाल लेगा। एनपीएस में आप वो नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप देखें कई लोगों का पैसा कहाँ बना है, पीपीएफ 15 साल के लॉक इन में, एनपीएस उसी तरह प्रैक्टिकली लॉक इन कब तक है, जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे हैं। एंड हमने ये तो देख लिया स्मॉल कैप इक्विटी में रिटर्न बनेगा कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। सो अगर हम 100% इक्विटी वाला ऑप्शन आज की तारीख में एनपीएस में ले रहे हैं और वो 12 से 14% कंपाउंडिंग दे रहा है, जबकि मैं पिछले 10 साल का अगर एसआईपी बताऊँ इक्विटी ऑप्शन का तो 19% के ऊपर का है एनपीएस में। एंड रीज़न उसका है, उसका सबसे कम एक्सपेंस है। आज की तारीख में कई लोग आपसे बात ये भी करते हैं डायरेक्ट प्लान डाल दें, ईटीएफ डाल दें, क्यों? एक्सपेंस कम है। एनपीएस 0.2-0.3% एक्सपेंस पे चलता है, तो वो एक एडवांटेज है, कम खर्चे पे है। दूसरा क्या है, फोर्स आपका एक लॉक इन है एक पोर्शन ऑफ बकेट का, अदरवाइज सारे अदर चीज़ जो आपके ओपन एंडेड है। एंड फोर्स लॉक इन एक एडवांटेज क्या देता है आपको, कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, एंड आपके दर्शक इससे समझते हैं, ये सब सुनते होंगे रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि आप 72 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, उतने साल में आपका पैसा डबल। तो पुराने कोई दर्शक होंगे 40 के ऊपर वाले, तो उनको पोस्ट ऑफिस का ध्यान आएगा, केवीपी का, एनएससी का, 60 महीने में डबल, 72 महीने में डबल। वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि बस मैं 12% रिटर्न दे रहा हूँ तो 60 महीने में डबल है।
12% दे रहा हूँ 6 साल में डबल, तो वो कॉन्सेप्ट था। अगर कोई फंड आपको 14-15% का रिटर्न दे रहा है, आप SIP चला रहे हैं, तो आपका एवरेज होल्डिंग फ्रॉम 25 से हम सेफ बेट के लिए 55 तक ले, 30 साल का है तो आपका बीच में 15 साल का ही एवरेज होल्डिंग है। आप 1000 रुपये के SIP किसी भी SIP कैलकुलेटर में डाल के देख लें 30 साल के लिए, 14% का रिटर्न, वो क्या आउटपुट देगा। और उसी को अगर घटा के आप 15 साल कर लें, उसका रिटर्न का अंतर देखिए, अंतर सिंपल है। आप अगर 12% बन रहा है, 6 साल में पैसा डबल है, तो कैलकुलेट के 1 रुपये डाला, 2 रुपये हो गया 6 साल में, 12 साल में 4 हो गया, 18 में 8 हो गया, 24 में 16 हो गया। अब ये 12 का बजाय आपको 16% रिटर्न दे देगा या 18% कैलकुलेशन दे देगा। 18 देगा तो हर चौथे साल में पैसा डबल है। 1 साल डाला, 4 साल में डबल, 8 साल में दुगना, 4 गुना, 12 साल में 8 गुना, 16 साल में 16 गुना, 20 साल में 32 गुना, 24 साल में 64 गुना। कई एक्स गुना बढ़ता चला जा रहा है जी। सो ये आप अपना अमाउंट देखें तो कितना बढ़ जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में 100% इक्विटी एलोकेशन विच गवर्नमेंट हैज अलाउड नाउ ऑलवेज मेक सेंस इन NPS। क्योंकि आज की तारीख में हमारी समानता सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, आप किसी को गलवान के टाइम बोलते भैया पैसा नहीं निकालो, कोविड टाइम बोलते पैसा नहीं निकालो, डर के मारे निकाल ले, बिकॉज हमारी पूंजी होती है। 100 रुपये में से अगर 5 रुपये हमारा पॉकेट में पड़ा है जिसको हम भूल गए तकिया के नीचे डाल के, वैसा NPF है। हम EPF तो नहीं निकालते कहीं से, बिल्कुल, तो ये वही पॉकेट है, वही पॉकेट है। ये कंपाउंड करके देगा। ठीक है सर। जहाँ लिक्विडिटी होती है वहाँ निकाल लेते हैं जी। क्योंकि सर आप BFSI सेक्टर में बहुत डीप नज़र रखते हैं और बहुत गहरी समझ भी है आपकी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस साल अगर क्वार्टर, तमाम पिछले 6 क्वार्टर के आप रिजल्ट्स देखें तो बहुत कुछ खास निकल कर आया नहीं, कंपनी ने कुछ परफॉर्म किया नहीं। अब स्थिति सुधरती दिख रही है, लेकिन इसी बीच जो है, जो चाहे सरकारी बैंक्स देखें या प्राइवेट बैंक्स देखें, उन्होंने एक बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। 2025 की अगर हम लोग स्थिति देखें यहाँ पे, अभी क्वार्टर 2 के देखें तो एसेट्स जो हैं, एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर दिखी सर, NPS काफ़ी कम होते हुए देखे बैंकिंग सेक्टर के। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 2025 ख़त्म होने को जा रहा है, 26 का आगाज़ होने जा रहा है। 2026 में आपके नज़र के हिसाब से अगर आप देखें, आपके चश्मे से देखें, तो कौन सा सेक्टर है, कौन सी थीम है जो आपको लगता है कि हाँ ये आउट परफॉर्म कर सकती है? सो मेरे पास कोई तारक मेहता का चश्मा तो है नहीं कि मैं देख के बताऊं, बट तब भी अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ क्या हो सकता है। एक तो बैंकिंग चलना चाहिए, बैंकिंग में स्पेशली NBFC, एंड कारण बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट रेट नीचे गए हैं तो उनकी बैलेंस शीट एक्सपांड होंगे, बट वो एक्सपांड होते हैं थोड़ा लेट लैग से जी। एंड वो कंपाउंडिंग बेटर है। अगर बैंक 1 रुपया ज़्यादा लेंड करता है उसका बैलेंस शीट 4 गुना बढ़ जाती है। तो दैट इज़ वन सेक्टर। आपका टूरिज्म बढ़ना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी बढ़ना चाहिए, हॉस्पिटल इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी, बिकॉज मेडिकल के लिए वी आर वेरी कॉशियस नाउ। IT सर्विसेज बढ़ना चाहिए, डेटा सेंटर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक ही एयरलाइन लिस्टेड है, नहीं तो वो भी अच्छा चलना चाहिए। आपको इन सब ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये 4-5 तबके ऐसे हैं जिनकी अगर आपको लगता है ऊपर की पकड़ नहीं कर पाए तो कई कंपनियां ऐसी होंगी जो एंसिलरी में कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, बैटरीज, ये सब चलाएंगे, वो पकड़िए। पावर सप्लायर पकड़िए, सीमेंस, थर्मैक्स टाइप की कंपनियां, बिकॉज अगर डेटा सेंटर चलेंगे तो ये भी चलेंगे। ऑल्टरनेट एनर्जी चलेगी नहीं, हमको ये नहीं मालूम कि EV चलेगा, पेट्रोल चलेगा, बट व्हीकल तो चाहिए ना। रोड अच्छी हो रही है, दिख रहा है हमको जी। ये सब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। इट माइट नॉट परफॉर्म इन द फर्स्ट क्वार्टर, एंड माई सेंस इज अगर बजट कुछ फेवरेबल रहा पिछले 2 बार से जैसा रहा है, एंड US का टैरिफ का या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट समटाइम इन Q1 साइन हो जाए। ट्रम्प साहब तो बोलते हैं हो गया है प्रैक्टिकली, कल भी उनके एक वन डाउन ने कहा कि वी हैव क्लोज्ड ऑन एवरीथिंग, बट माय सेंस इज उनकी बात पे ध्यान ना दें कि अपनी इंडियन स्पोक्स पर्सन का ध्यान रखें। तो पीयूष गोयल जी के अगर सुने तो लगता है Q1 में साइन होना चाहिए, बजट होगा। ये 2 इवेंट के बाद मार्केट शुड टर्न अराउंड इफ इट्स नॉट ऑलरेडी। माय सेंस इज इट्स एट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टाइम करेक्शन हो गया है, सब पी हो गए हैं करेक्शन। EPS आपका निफ्टी पे भी देखें तो 1000 के आसपास है, 1065, 1070 के आसपास। वो बढ़ के अगर 1200 नहीं गया जो पहले था, अब 1200 लगा ली तो अब मार्केट कहाँ जाएगी? और वो मार्केट ये तो स्मॉल कैप, मिड कैप कहाँ जाएंगे, छोटी कंपनियाँ कहाँ जाएंगी? माय सेंस इज दो सेगमेंट, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, दीज शुड डू वेल। सर मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, और मैं ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसी थीम्स की बात होती है कि वो कहा जाता है कि आने वाले समय में वो
फ्यूचर है, ना सिर्फ भारत का, पूरी दुनिया का, जिसमें एआई नाम निकल के आता है, एक सेमीकंडक्टर नाम निकल के आता है। इसके ऊपर तो मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी इस सेक्टर में देखने को मिली, और उसके बाद आप देखिए एक डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन या फिर रिटर्न के हिसाब से भी देखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है सर, फरवरी में इनकम टैक्स की दरों में यहाँ पर रियायत देती हुई सरकार दिखी, उसके बाद जीएसटी की बहुत बड़ी मेगा रियायत देखने को मिली हमें। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ब्याज दर में आरबीआई की तरफ से यहाँ पर तोहफे भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है कंजम्पशन जो थीम है वो चलने को राज़ी नहीं हो रही सर। इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है, और ख़ासतौर पर जो एआई और सेमीकंडक्टर थीम है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सो कंजम्पशन को आपको दो पार्ट में देखना पड़ेगा, एक अर्बन कंजम्पशन है, एक रूरल कंजम्पशन है। जी। सो अगर आप सिंपल जनरल मार्केट के लिए देखेंगे तो कंजम्पशन के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर जो है एनपीसीआई, जो अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ईसीएस का डेटा देती है, वो मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वो घटेगा तो मतलब आदमी अपने होम लोन और कंज्यूमर फाइनेंस पे तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा पहले, बट जो उसके लग्जरी एक्सपेंस उस पर कम कर, मतलब इनकम स्ट्रेस है। आज की तारीख में वैसा कोई डेटा दिखा नहीं है अपने को। दूसरा क्या है, आप जो भी रूरल फेसिंग लाइक विशाल मेगा मार्ट टाइप की कंपनी देखेंगे, या राकेश झुंझुनवाला एक धर्मपत्नी एक कंपनी जाती है, हम फॉरगेटिंग नेम, उनके नंबर्स देखेंगे, आईटीसी या किसी के भी नंबर, रूरल इकॉनमी फेसिंग जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको देखेंगे, दे आर डूइंग वेल। अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो सेगमेंट तो क्या है, ट्रैक्टर अच्छा कर रहा है, मोटरसाइकिल अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे इनकम का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे मेरे को लग रहा है, जो अपना अर्बन तबका है उसमें एक प्रॉब्लम है, पिछले साल 1.5 साल में जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार डेटा पॉइंट देखने में, बड़ी से बड़ी कंपनी ने डाउन साइजिंग की है। मतलब यू कैन कॉल इट इन नेम ऑफ एफिशिएंसी, राइट साइजिंग, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। बेसिकली लोगों की नौकरियां गई हैं, चाहे यूएस हो, चाहे अदर मार्केट हो, चाहे इंडिया हो। इसके कारण जो अर्बन एम्प्लॉयबल यूथ है उसका कॉन्फिडेंस इज शेकन। सो दे आर नॉट लुकिंग दैट लीप ऑफ फेथ जो आज से 4 साल पहले हो रहा था, बस मेरी इनकम आज 100 रुपये कल 150 हो जाएगी। अब वो विश्वास नहीं रह गया, विश्वास नहीं है। और कोविड के बाद सबको हिल गए हैं कि बस अगर 2 साल ऐसा आ गया जहाँ पे मेरा धंधा पानी बंद हो जाए, एक्सेप्ट आईटी कंपनी एंड हॉस्पिटल्स, कि खर्चा कैसे चलाऊंगा। पीपल हैव बिकम कॉशियस। सो फ्यू डेटा पॉइंट्स एंड दीज आर, आई एम पॉइंटिंग जस्ट इन अ डायरेक्शन, आई एम नॉट सेइंग दीज आर गुड और बैड। If you look at today's mutual fund ratio compared to bank deposit in India, it's 18%. Compare that to a developed market like US, it's 67% there. Some to even quote to the number of 125% mutual fund asset compared to GDP in US. I don't know how that number comes, but that's how the research shows. आज की तारीख में कोरिया और हम लोग, साउथ कोरिया और हम लोग साथ साथ इंडिपेंडेंस हुए थे। अगर आप फार्मा का एक्सपेंस देख रहे हैं हेल्थ केयर में, हमारे यहाँ $80, वहाँ $680 है, तो हम डेवलप इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, वो खर्चा होगा ही होगा। एज ग्रुप का आपको दिखाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो खर्चे बढ़ने ही बढ़ने, तो कंजम्पशन कैन हैव अ लैग बट विल कम बैक। दैट्स माई फर्म बिलीव। कमिंग टू एआई, आज की तारीख में देर इज नो प्रूवन एआई मॉडल एज ऑफ नाउ. People have been doing projects bits and pieces with my limited interaction with the IT companies now and the colleagues I have in IT company. There is not even a single proven. वो low hanging जो data entry operations वाले काम थे उसको AI के नाम पे convert कर रहे हैं. That's the only thing, but not proper predictive analytic type का medicine या aerospace में there is no proven case as of now. It might happen in future. Semiconductors ज़रूरत है, हर मशीन में आपको चाहिए, चाहे डेटा सेंटर बनाएंगे, चाहे बड़े ट्रांसफार्मर बनाएंगे, कुछ है नहीं। आज की तरह हमारी आपकी स्कूटर और कार में तो चिप लगे हुए हैं, तो सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स शुड डू वेल। हमारे पास हिंदुस्तान में रेयर अर्थ मेटल में कोई कंपनी लिस्टेड नहीं, एक ही है, NMDC आप ले सकते हैं। आपको एनवीडिया यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो आप अगर एनवीडिया टाइप का प्ले करना है तो एनवीडिया ने एक टाइप किया। एंड दीज आर स्टोरीज एंड न्यूज़ विच पीपल शुड रीड। इफ आई गेट द कंपनीज नेम है, न्यूटेक वेब करके एक कंपनी है, नेटवेब टेक्नोलॉजी, उसके साथ एनवीडिया ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप किया। सो इफ एनवीडिया यू आर बुलिश ऑन, यू वांट टू प्ले इन इंडिया, यू प्ले दिस जी। इस तरह के आपको सेकेंडरी स्टॉक्स खोजने पड़ेंगे। एंड एक इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं पिक्स एंड शावल कंपनीज, दैट्स व्हाट विल डू बेटर देन द एक्चुअल गोल्ड माइनर्स।
सर मेरा आखिरी आपसे सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीडीपी की भी बात करते हैं और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स का एयूएम बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के विकसित भारत 2047 की जब भी बात होती है तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड एयूएम है और साथ में एयूएम टू जीडीपी रेशियो है, उसकी ग्रोथ को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको आप जैसे मैंने बोला यूएस में 60% से लेके 125% टू द जीडीपी मानते हैं म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन। दूसरा बेंचमार्क बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट कितना है। इंडिया में वो 18% है, यूएस में कुछ 70% के आसपास है। तीसरा डेटा पॉइंट आपके पास क्या है कि आपका म्यूचुअल फंड यूनिक इन्वेस्टर आज की तारीख में 6-7 करोड़ है, बट आप उसके अगेंस्ट देखें डीमैट कितने हैं, 13-14 करोड़ हो गए हैं। अगर ये डिफरेंशियल गैप हो गया तो आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पीपल हैव रियलाइज्ड कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से बढ़िया हम लिक्विड फंड में रखेंगे, शॉर्ट टर्म में रखेंगे, बेटर ऑफ हो जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, 250 रुपये के SIP, 500 रुपये के SIP, दोज आर इनेबलर्स। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं एक पॉडकास्ट किया, उसके बाद आप सोचो, एंड दीज आर वेरिड ज्योग्राफीज, एंड फॉर्चुनेटली आई डोंट एडवर्टाइज एनीथिंग एंड आई डोंट क्लेम आई एम मास्टर ऑफ ऑल। A school teacher from Hoshiarpur called. A porter from Kuli Bazar, Calcutta called. अपना ये स्वच्छ भारत अभियान का एम्प्लॉय फ्रॉम बहरामपुर कॉल्ड। मतलब हिंदी पॉडकास्ट आप सोचिए, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 3 डिफरेंट पॉकेट, और उसके ऊपर एक डॉक्टर साहब शोलापुर से। नाउ ये 4 तबके हैं जो सुन रहे हैं कि एक आदमी बता रहा है पैसा कैसे बचाएं। इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट है, बचाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। वी हैव नाउ इंडस्ट्रीज अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड। 94 में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड आया, तो आज की तारीख में आप देख लें 30-32 साल का जर्नी हो गई, एंड पीपल हैव मेड मनी। देयर आर n नंबर ऑफ फंड्स। आप सिंपल अगर ग्रोथ देखें, जिनकी NAV 1000 रुपये के ऊपर होगी, उसका सिंपल हम 10 रुपये के यूनिट लाए, आज 1000 के ऊपर है, तो 100 गुना तो हो गई। आप उसका इंसेप्शन रेट से आज तक का देख लें। लेकिन सर इसमें महंगाई की दर है, वो अगर जोड़ा जाए तो उस हिसाब से आपका इक्वेशन तो सिंपल है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस सम रिटर्न। ठीक। अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे को याद है टेम्पल्टन आज की तरफ में, फ्रैंकलिन इंडिया का आपका प्राइमा प्लस, ब्लू चिप, इन्फोटेक कुछ भी देखेंगे, उनकी NAV कहाँ, या रिलायंस की देख लें, या इवन UTI की अगर आप मास्टर शेयर का देखें, 38 साल का रिकॉर्ड है जी। अगर किसी ने हिम्मत करके, उस टाइम पर शायद 10,000 होते नहीं 38 साल पहले, लेकिन 10,000 का SIP किया होता, एंड ये डेटा थोड़ा बैक डेटेड है टिल आई थिंक जून और समथिंग, दैट्स व्हाट आई हैड डन एंड कैलकुलेटेड दैट पॉइंट। अगर किसी ने 10,000 रुपये की SIP चलाई होती, उस फंड ने सब ऊंच नीच के बाद भी 14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया होता, 38 साल में वो पैसा 20 करोड़ होता। अब उसको कंपेयर कर लीजिए, रिलायंस का एक फंड होता विजन ने 26% एनुअलाइज रिटर्न दिया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड 38 साल का नहीं लेकिन 30 साल के आसपास का है, उसमें वो पैसा वही 10,000 का SIP 42 लाख होता। अगर आप स्मॉल कैप चला रहे होते, जो सबसे पुराना क्वांट का है जी, अगर उसमें देखे होते 50 करोड़ के आसपास होते। 50 करोड़। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज हमने वही देखा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो कहाँ 8 से लेके और 64 का अंतर है जी। 8 गुने का अंतर वहीं पे। लॉन्गर यू स्टे विथ अ वोलेटाइल प्रोडक्ट, यू शुड बी बेटर देन द इन्फ्लेशन। पे इक्विटी अगर आपको इन्फ्लेशन से कम देगी तो आप उसमें पैसा नहीं रखोगे। सेबी की तरफ से एक बैक टू बैक कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, खास तौर पे निवेशकों के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए। जिस तरीके से 250 रुपये की SIP की बात निकल के आई, और साथ में एग्जिट लोड जो है वो रिड्यूस करने की बात हम लोग देख रहे हैं, अभी लगातार चर्चा चल रही है इसके ऊपर। सर आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो यहाँ पे एग्जिट लोड रिड्यूस करने की बात है, क्या आपका मानना है कि एक इम्पैक्ट डालेगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर? कोई भी बदलाव थोड़ा पेन लेके आता है जी। ये एग्जिट लोड की तो बात छोड़ दी, पहले एंट्री लोड होता था जी। एंट्री लोड में भी उसकी हम लोग दुरुपयोग क्या करते थे, फंड हाउसेस वो अपफ्रंट कमीशन दे रहे होते, तो ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर उसको बार बार पैसा चर्न कर रहा होता था जी। तो इसलिए एग्जिट लोड आया कि भाई इसके पहले नहीं निकालोगे तुम, कुछ नुकसान हो जाएगा। वी आर फाइन ट्यूनिंग, इंडस्ट्री इज मेच्योरिंग, सो मेच्योरिटी में चेंजेस आएंगे। एक्सपेंस कम हो रहा है, एग्जिट लोड शायद कम हो जाए, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इंडस्ट्री तब भी ग्रो करेगी। हमको और आपको अपने लिए ऐसा एडवाइज़र एक खोजना पड़ेगा, ज़िंदगी में एक कृष्ण तो खोजना पड़ेगा आपको जी, जो आपको राह दिखा पाए। कई बार क्या होता है ना, आदमी भटक जाता है
क्योंकि उसके आगे की रोशनी जो इतनी चौंधिया देती है उसकी आँख कि उसको सच्चाई नहीं दिखती है। उसमें आपको ऐसा कोई मित्र चाहिए, कोई ऐसा शिक्षक चाहिए, गुरु चाहिए, एडवाइज़र चाहिए जो आप खोज पाएँ, जो आपको हाथ पकड़ के वो धुंध से पार करा पाए। एंड म्यूचुअल फंड वैसा ही है, मार्केट खराब होगी तो उस टाइम आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इवन मार्केट खराब होगी ना, हर आदमी कहे सर निकाल लो। अगर आपका क्लाइंट है और मैं गया तो मैं बोलूँगा अरे हर्ष ने गलत प्रोडक्ट दिया सर, यहाँ पे है। आपको उससे क्वेश्चन करें भाई तुम अभी जो बता रहे हो उससे आगे क्या, और आपको एनालाइज खुद ही करना। सर कोई भी आदमी आपके पैसे की चिंता तभी तक करे जब आप अपने पैसे की चिंता करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर आपके साथ चर्चा करके बहुत मज़ा आया, और जाते जाते मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि हमारे दर्शकों को एक लेसन जो उनके लाइफ टाइम काम आए इन्वेस्टिंग के लिहाज से, वो क्या देना चाहेंगे? तो हर्ष मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ मैंने क्या गलतियाँ की। जी। मैंने जब म्यूचुअल फंड की यात्रा चालू की 1999 में, उसके पहले मैं C8 फाइनेंशियल में था, कोठारी पैने में आया। तो मैंने क्या किया, पीएफ का पैसा विड्रॉ किया। मैं लोगों से विनती करूँगा ना करें जी। बिकॉज वो फैमिली पेंशन का एक पोर्शन होता है, 10 साल के बाद वो भी मिलती है, आप उसको ध्यान रखें। उस टाइम पैसा लेके आया तो मेरे बॉस ने बोला शरद तू म्यूचुअल फंड में डाल के चालू कर। हमारे पास 2 फंड्स होते थे, फार्मा फंड और ब्लू चिप। फार्मा के एनएवी कुछ थी 10 रुपये 40 पैसा, ब्लू चिप की एनएवी थी 15 रुपये कुछ पैसा। तो मैंने अपनी अकल लगाई, यार कम पैसे वाला है, इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे जी। इसमें कम मिलेंगे, तो मैंने यहाँ डाला जी। वो 6 महीने में, जुलाई 99 से मार्च 2000 तक 7-8 महीने में ये 10 का बढ़ के 16-17 हो गया, ये 15 का बढ़ के 80 हो गया। तो NAV हैज़ गॉट नो मीनिंग टू योर रिटर्न्स, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो मेक सेंस। जी। NFO में डालें ना डालें, मेरा अपना मानना है। NFO मैं अवॉइड इसलिए करने के लिए सबको बोलता हूँ बिकॉज पोर्टफोलियो मेरे को मालूम नहीं है। ओके। जब पोर्टफोलियो दिखेगा तब हम इन्फॉर्म्ड कॉल ले सकते हैं ये स्टॉक्स अच्छा सिलेक्शन है नहीं। कई बार क्या होगा ना, कोई आके बोलेगा हम ये करेंगे, लेकिन हो सकता है वो ना करे, उसकी परिस्थिति कुछ और हो सकती है। तो जब तक आप पोर्टफोलियो ना देखें, अंडरलाइन कॉल ना लें। NAV कैन नॉट बी गाइडिंग। तीसरा, पैसा लंबे समय के लिए डालें जी, एंड कंसिस्टेंटली डालें। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस विल कंपाउंड योर वेल्थ। मतलब सर स्मॉल कैप में मान के चले कि जो हम लोग बात करते हैं CGR की लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20-22% बन जाएगा आराम से। आप मेरे मुंह में एक नंबर डालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा ना, मैं सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर लार्ज कैप आपको 12 से 15% देगा जी, तो मिड कैप उससे 2-3% ज़्यादा देना है, स्मॉल कैप उससे 2-3% ज़्यादा देना चाहिए जी। सो अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी का एक बेंचमार्क ले लें, पिछले 30-40 साल में निफ्टी ने 12% दिया है जी, हमारी मार्केट बढ़ेगी, GDP बढ़ रही है, ऑल दीज पॉजिटिव फैक्टर विच वी हैव टॉक्ड अबाउट, इफ दे आर गोइंग टू प्ले नेक्स्ट 10 to 15 years, small cap should outperform mid cap by 3 to 4%. Similarly, mid cap will outperform large cap. रीज़न उसका कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ स्मॉल कैप 100 में से 50 तो ऐसे होंगे जो बढ़ के मिड कैप बनेंगे, री रेटिंग होगी। उसी तरह 25 मिड कैप ऐसे होंगे जो लार्ज कैप बनेंगे। जब वो री रेटिंग होगी, बड़े लोगों का पैसा आएगा तो आपका सडनली मल्टीप्लायर आएगा। जी। सो एग्जाम्पल मैं ऐसे देखता हूँ, अगर कोई गांव देहात में लोग देख रहे हैं तो बांस की खेती जिसने की है, बांस की खेती करने में 6 या 7 साल लगते हैं पेड़ निकलने में। जी। अब बीज डालते हैं, लेकिन वो अगले 1 साल में पूरी लंबाई निकल आती है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वो 5-6 साल जो बीज ने अपनी जद्दोजहद जमीन के अंदर की है जी, वो स्पर्ट वही है। स्मॉल कैप वैसे ही है। वैसे ही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया अपनी ज्ञान से सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अटन हरीश। थैंक यू।